10 दिन पहले यानी 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में सरकार गिर गई। वहां की मिलिट्री ने देश को अपने कंट्रोल में लिया, एक इंटरिम सरकार को एस्टेब्लिश किया और आगे आने वाले टाइम में वहां पे इलेक्शन करवाएंगे और फिर एक नई सरकार बनेगी। ये जो नई सरकार बनेगी ये मोस्ट प्रोबेबली एक कोएलिशन गवर्नमेंट होगी, यानी कि मिलीजुली सरकार, जिसमें कि बीएनपी या फिर बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी मेन रोल निभाएगी। साथ ही साथ कई स्टूडेंट लीडर्स और कई अलग लीडर्स भी इसके पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ा कंसर्न है कि जमाते इस्लामी, जो कि एक इस्लामिस्ट ग्रुप है बांग्लादेश में, वो भी हो सकता है कि आने वाली सरकारों में अपना ऑफिशियल या अनऑफिशियल रोल निभाए। अब ये दोनों जो ग्रुप है यानी कि बीएनपी और जमाते इस्लामी, ये दोनों अपना एंटी इंडिया स्टांस रखती है। बीएनपी एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट फाशिस्ट ग्रुप है और वहीं पे जो जमाते इस्लामी है वो एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक ग्रुप है। अब ये बात तो तय है कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अवामी लीग से, जो कि पिछली सरकार बनाए हुए थी, उसके कंपैरिजन में ज्यादा एक्सट्रीम होगी। अब बांग्लादेश में इस आने वाली नई सरकार के साथ भारत के रिलेशन क्या होंगे, भारत के लिए अपने नेबरहुड में क्या चैलेंजेस प्रोड्यूस होंगे, इंडिया पे ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। पर हम इस आने वाले फ्यूचर को एक पास्ट में सिमिलर इवेंट से एनालॉजी बनाकर कुछ हद तक इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की, जहाँ पे तालिबान ने 2021 में तख्ता पलट किया था और सरकार को अपने हाथों में लिया था। और मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेशी आने वाली सरकार को तालिबानी सरकार से कंपेयर करने की। भले ही तालिबान एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर जो नियरेस्ट एग्जांपल अभी दिख रहा है वो अफगानिस्तान ही है। और यदि बांग्लादेश की आने वाली सरकारों में जमाते इस्लामी का ऑफिशियल अनऑफिशियल रोल रहा तो जमाते इस्लामी खुद भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये कंपैरिजन स्टडी पर्पस के लिए तो कर ही सकते हैं। अब तालिबान की जब सरकार आई 2021 में अफगानिस्तान में, तो भारत के सामने कई चैलेंजेस खड़े हुए थे और ये वो सेम चैलेंजेस है जो आज भारत को बांग्लादेश के साथ शायद देखने पड़ रहे हैं। ये कंसर्न्स है, पहला ह्यूमन राइट्स को लेके कंसर्न्स, दूसरा माइनॉरिटीज को लेके कंसर्न्स, तीसरा माइग्रेशन इशू को लेके कंसर्न, चौथा भारत के इन देशों में इन्वेस्टमेंट्स को लेके कंसर्न्स और पांचवा भारत के नेबरहुड में सिक्योरिटी का कंसर्न। अब दोनों ही केस में यानी कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान के केस में जो रजीम चेंज हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, उसका डायरेक्शन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक फाशिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है। साथ ही साथ जो भारत के पर्सपेक्टिव में कंसर्न्स डेवलप हुए हैं वो भी सिमिलर है, इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन वो भी स्टडी पर्पस के लिए उतना गलत नहीं है। अब आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर या फिर मेथोडोलॉजी पर, जो है अफगानिस्तान और बांग्लादेश की कंपैरेटिव स्टडी करके ये पता करना कि अफगानिस्तान और भारत के रिलेशंस पिछले 3 साल में जैसे डेवलप हुए हैं, क्या सिमिलर चीजें हमको बांग्लादेश में देखने को मिलेगी या फिर कुछ और सिचुएशन होगी। या दूसरी तरीके से कहूँ तो अफगानिस्तान इंडिया की केमिस्ट्री जो पिछले 3 साल में डेवलप हुई है, क्या वो हमको बांग्लादेश इंडिया में देखने को मिलेगी आगे आने वाले टाइम में। अब इस पूरी वीडियो के एनालिसिस में हम लोग 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिसमें चौथा पॉइंट कंक्लूसिव पॉइंट रहेगा और पिछले 3 पॉइंट्स पर बेस्ड रहेगा। इन 3 पॉइंट्स में से पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हिस्टोरिकली इन दोनों नेशंस के भारत के साथ रिलेशन कैसे रहे हैं और ये हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल रिलेशंस जो है इससे आगे आने वाले रिलेशंस पे क्या असर पड़ता है। दूसरा पॉइंट, हम लोग तालिबान और जमाते इस्लामी का आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को देखने की कोशिश करेंगे और ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते भारत के साथ इनके रिलेशंस पे क्या असर पड़ता है। तीसरा पॉइंट, हम लोग ये देखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्सेस का इन सिचुएशंस में यानी तख्ता पलट में क्या इन्फ्लुएंस रहा है और इस इन्फ्लुएंस का भारत के साथ इनके रिलेशंस पे क्या असर होगा। और चौथा, जो कि कंक्लूडिंग पॉइंट रहेगा, जो इस वीडियो का मेन मुद्दा भी है, कि अफगानिस्तान में पिछले 3 साल में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं भारत के पर्सपेक्टिव में, क्या वैसे रिलेशंस बांग्लादेश में डेवलप हो गए या नहीं। अब आते हैं हमारे पहले पॉइंट पे, जो कि है हिस्टोरिकल रिलेशंस के बारे में, यानी कि इन दोनों कंट्रीज के हिस्टोरिकल रिलेशंस भारत के साथ कैसे रहे और इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले रिलेशंस पे कैसा होता है। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें और थोड़ा पीछे जाए तो कुछ टाइम छोड़ के बाकी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये दोनों कंट्रीज इंडिया का ही एक पॉलिटिकल एक्सटेंशन है,
इंडिया का ही कल्चरल एक्सटेंशन है। कभी ना किसी इंडियन एम्पायर के अंदर ये दोनों देश आया करते थे। बात करें अफगानिस्तान की तो एंशिएंट टाइम से भारत के दो बड़े महाजनपद, 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद यानी कि गांधार और कंबोज, इन दोनों का कुछ एरिया अफगानिस्तान में आया करता था। उसके बाद मौर्यन टाइम्स में काबुल, कंदाहार जैसे इलाके मौर्यन एम्पायर के पार्ट हुआ करते थे और बाद में चल के मौर्यंस के बाद इंडो ग्रीक, कुशन्स जैसे एम्पायर्स ने यहाँ पे राज किया। अर्ली मेडिएवल्स तक आते आते ये अफगानिस्तान वाला इलाका बुद्धिस्ट डोमिनेटेड था और वो भी महायान बुद्धिज्म डोमिनेट करता था, क्योंकि यहाँ पे कुशन राजाओं ने और मेनली कनिष्क जैसे राजा ने यहाँ पे महायान बुद्धिज्म को पनाह दी थी, उसको बढ़ावा दिया था। बाद में चल के यहाँ पे हिंदू शाही जैसी राजपूताना डायनेस्टी ने रूल किया और उसके बाद इस्लामिक आक्रमण के बाद घुरिद और गजनी जैसे एम्पायर यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए। इसके बाद मुगल्स के टाइम पे, स्पेशली बाबर के टाइम पे, काबुल, कंदाहार और गजनी ये मुगल्स का एक्सटर्नल बाउंड्री हुआ करता था। मॉडर्न टाइम्स में भले ही ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था, पर वहाँ के पश्तून लोग जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और गांधी जी के बड़े समर्थक थे। आज भी अफगानिस्तान में भारतीयों की बहुत रेस्पेक्ट होती है और इवन बॉलीवुड भी देखा जाता है। और कुछ इसी प्रकार हिस्टोरिकली बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा रहा है। एंशिएंट टाइम्स में राजपूताना राजाओं ने वहाँ पे रूल किया, मेडिएवल टाइम्स में दिल्ली सल्तनत और मुगल्स ने रूल किया और मॉडर्न टाइम में ये एरिया, बंगाल वाला एरिया, ब्रिटिश राज का ही हिस्सा था। और इवन मॉडर्न टाइम्स में तो ये इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेंटर पॉइंट भी बना रहा। और इसी हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी के कारण भारत के इन दोनों नेशंस के साथ कल्चरल कंटिन्यूटी भी बनी हुई है। इसलिए पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट इन दोनों नेशंस के साथ भारत के अच्छे हैं। और ये पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो होता है वो गवर्नमेंटल लेवल पे पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे जो इंडिया का रिलेशन इन कंट्रीज के साथ रहा है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, वो गवर्नमेंट या डिप्लोमेटिक लेवल पे काफी अच्छा रहा है। अफगानिस्तान को देखो तो अशरफ घनी की सरकार हो या हामिद करजाई की सरकार हो, भारत के रिलेशन अच्छे थे। भारत ने कई इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करे, इंक्लूडिंग हाइडल प्रोजेक्ट यानी कि सलमा डैम, और कई सारे फील्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट करे। इवन ह्यूमैनिटेरियन एड और मेडिकल एड भी प्रोवाइड करी। बांग्लादेश के केस में तो जो भारत ने उनके लिबरेशन में और उनके नेशनल मूवमेंट में जो रोल प्रोवाइड किया था, उसके कारण भले ही वो शेख मुजीबुर रहमान की सरकार हो जो 71 से 75 चली, और फिर आगे आने वाली कई आवामी लीग की सरकारें जो शेख हसीना के अंदर बनी, उनसे रिलेशन काफी अच्छे रहे। इसलिए यदि सिर्फ हिस्टोरिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत के इन दोनों नेशंस के साथ जो रिलेशन होने चाहिए वो काफी अच्छे होने चाहिए। पर आगे आने वाले 2 फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो ये समझ आएगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस आर वे बियॉन्ड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव्स। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो कि है जमात और तालिबान के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के बारे में, और इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के चलते इनके जो भारत के साथ रिलेशन है उस पर क्या फर्क पड़ता है। अब ये वाला पॉइंट जो है ये तभी लागू होगा जबकि आगे आने वाली सरकारों में, यानी कि बांग्लादेश की सरकारों में जमात इस्लामी का बड़ा रोल हो। पर जिस प्रकार से जमात इस्लामी का अभी तख्ता पलट में रोल रहा है, उस प्रकार से तो यही दिख रहा है कि आने वाली सरकारों में जमात का अच्छा खासा रोल होगा। अब ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का जो हमारा पॉइंट है, इसमें बेसिकली हम 4 सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और उनके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला सब पॉइंट है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, यानी कि इनका बेसिकली जब उद्भव हुआ तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। तालिबान जिसका जन्म कोल्ड वॉर के समय हुआ था 1980 के दशक में, वो एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन की तरह क्रिएट करी गई थी। पर उसका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अफगानिस्तान में एक इस्लामिक स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट करना। वहीं पे जमात का जन्म 1940 के दशक में हुआ था और वो भी इंडिया में हुआ था, प्री इंडिपेंडेंट अनडिवाइडेड इंडिया में। जमात का उस समय जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था वो अनडिवाइडेड इंडिया में इस्लामिक रूल यानी कि दारुल इस्लाम एस्टेब्लिश करना था। अब क्योंकि ये पूरे भारत में यानी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश को मिला के जो भारत था, उस भारत में ये लोग इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, इसलिए ये इंडिया के पार्टीशन के भी खिलाफ थे। और क्योंकि ये लोग इंडिया में भी इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश करना चाहते थे, इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद और पार्टीशन के बाद भी ये लोग कश्मीर वैली में कंटिन्यूसली टेररिज्म को प्रोपोगेट करते रहे। इसलिए जहां तालिबान के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव में भारत कहीं भी एक इम्पेडिमेंट नहीं है, वहीं पे जमात इस्लाम के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव में
भारत का सेक्युलर होना ही एक इम्पेडिमेंट है। अब दूसरा सब पॉइंट हमारा इनके स्कूल ऑफ थॉट को लेके है, जहां तालिबान देवबंदी स्कूल को बिलोंग करता है, जिसका ओरिजिन प्लेस ही इंडिया है और आज भी देवबंदी स्कूल का मेजर हब इंडिया है। इसलिए तालिबान का भारत के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक रेस्पेक्ट का एटीट्यूड रहता है। और वहीं पर जमाते इस्लामी हनीफी स्कूल को बिलोंग करता है, जो कि पूरे साउथ एशिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए कोई ऐसा स्पेशल केस नहीं बनता कि जमाते इस्लामी भारत के प्रति कोई पॉजिटिव एटीट्यूड रखे। तीसरा सब पॉइंट हमारा जो है वो इन दोनों के करंट आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेकर है, जहां तालिबान अपने इंटरनेशनल इमेज को लेकर और अपने प्रैक्टिकल चैलेंजेस को लेके मॉडरेशन की तरफ बढ़ रहा है। और तालिबान के अंदर दो फैक्शंस क्रिएट हो गए, जिसमें से एक मॉडरेट फैक्शन है। वहीं पे जमाते इस्लामी में कोई भी मॉडरेशन के चांसेस नहीं दिख रहे, क्योंकि बेसिकली वो पाकिस्तान का ही एक एक्सटेंशन आर्म है। इसीलिए जहां तालिबान ऑर्थोडॉक्सी से मॉडरेशन की तरफ जा रहा है, जमाते इस्लामी प्रोबेबली मॉडरेशन से ऑर्थोडॉक्सी की तरफ बढ़ रही है। अब चौथा सब पॉइंट ये है कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के भारत के साथ जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, उसका भारत के इन दोनों के साथ रिलेशन पे क्या असर होगा। तो यहाँ पे तालिबान के जो भारत के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, उससे एज सच उनकी भारत से कोई एनिमोसिटी नहीं है। पर वहीं पर जमात तो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत के कश्मीर वैली में फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देता आया है। इसलिए भारत के सेक्युलर नेशन होने से जहां तालिबान को कोई दिक्कत नहीं है, वहां जमात को दिक्कत ही दिक्कत है। अब इन 4 पॉइंट से हमको जो समझ आता है वो ये है कि तालिबान के अफगानिस्तान में सरकार में आने से जिस प्रकार तालिबान ने भारत की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड शो करा, वैसा पॉजिटिव एटीट्यूड बांग्लादेश की आने वाली सरकारों से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यदि जमाते इस्लामी का उसमें रोल होता है। अब हम अपने तीसरे मेन पॉइंट पर आते हैं, जो कि है रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स इन दीज 2 कंट्रीज, यानी इनके तख्ता पलट करने में जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या बाहरी ताकतों का रोल रहा है, उससे भारत के इन दोनों नेशंस के साथ रिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर की बात चल रही है या बाहरी ताकत की बात चल रही है, उससे मेरा सीधा सीधा मतलब यूएसए से है, क्योंकि शेख हसीना के इंडिकेशंस और उन्होंने जो एक्विजिशन लगाया है, साथ ही साथ जो चेन ऑफ इवेंट्स हुई है, उससे इट इज़ क्वाइट क्लियर कि बांग्लादेश की तख्ता पलट में यूएस का कुछ ना कुछ रोल था। और अफगानिस्तान के केस में तो हम जानते ही है कि यूएस ने जब ट्रूप्स हटाई तभी तालिबान वहां पे तख्ता पलट कर पाया। अब यहाँ पर 2 चीजें समझने वाली है। पहली कि इन दोनों देशों में जो तख्ता पलट हुआ है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है और उसका क्या इम्प्लीकेशन है, और दूसरा कि स्पेशली बांग्लादेश के केस में यूएसए क्यों इन्वॉल्व था, क्यों इंटरेस्टेड था, और इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है। अब पहले सब पॉइंट की बात करें तो इन दोनों देशों में जो तख्ता पलट हुआ है उनमें एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, पर उसका इम्प्लीकेशन बहुत आगे जाता है। अफगानिस्तान में जो तख्ता पलट हुआ था उससे बेसिकली अफगानिस्तान एक्सटर्नल फोर्सेस से फ्री हो गया था, यानी कि अफगानिस्तान अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और दूसरी पॉलिसीज बना सकता है। वहीं पे बांग्लादेश के तख्ता पलट से बांग्लादेश के दरवाजे एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए खुल गए और वो लोग अब उनकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करेंगे। इसलिए जिस प्रकार से तालिबान इंडिपेंडेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, स्पेशली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, कुछ उसी प्रकार बांग्लादेश आने वाले टाइम में अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट नहीं रख पाएगा। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू या फिर दूसरे सब पॉइंट पे, जो कि है क्यों यूएस का इसमें बांग्लादेश के तख्ता पलट में इन्वॉल्वमेंट था, यूएस का क्या इंटरेस्ट था और इंडिया पे क्या असर होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यूएसए वो देश है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से एक सुपर पावर बना हुआ है, और कोई भी सुपर पावर किसी और नेशन को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यूएसए ने अपनी इस पोजीशन को बनाए रखने के लिए पास्ट में कई देशों के टुकड़े करवाए हैं, कई देशों में वॉर्स करवाए हैं, कई देशों में प्रॉक्सी वॉर्स करवाए हैं, कई देशों में तख्ता पलट किया है और इवन डिक्टेटर्स को भी बैठाया है। अब समझने वाली बात यह है कि एशियन कॉन्टिनेंट में रशिया को हटा के यूएस का जिन 2 कंट्री में इंटरेस्ट है वो है चाइना और इंडिया, जहां चाइना अभी यूएस का इकोनॉमिक राइवल बन चुका है और मिलिट्री लेवल पे दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते रहते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यदि बांग्लादेश में प्रो यूएसए गवर्नमेंट आती है तो यूएसए को इंडियन ओशन में एक और मिलिट्री बेस बनाने में आसानी होगी, जिससे वो चाइना को कंट्रोल कर पाएगा। वहीं पे दूसरी जगह भारत एक आज ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है और आने वाले 2 से 3 दशक अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के चलते चाइना को पीछे छोड़ के एशिया का इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिस्ट में है। और यदि इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बना
तो ये यूएसए के लिए अच्छा नहीं होगा। कहने को तो यूएस और इंडिया आज एलाई कंट्री है, भारत यूएसए का एक फ्रेंड कंट्री है, पर एक दोस्त वहीं तक ठीक है जहां तक उसको कंट्रोल किया जा सके। इंडिया के इकोनॉमिक पावर बनने से बेसिकली यूएसए का इंडिया पर से कंट्रोल हट जाएगा। इंडिया यूएस की विम्स एंड फैंसीज को बिल्कुल तवज्जो नहीं देगा और इससे बेसिकली यूएसए का इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इवन एशिया पर से कंट्रोल हटता जाएगा, जो कि यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता। अब इंडिया के पास एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने से या फिर एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने से, और वो भी यदि फंडामेंटल आइडियोलॉजी से सपोर्टेड हो, तो इंडिया के लिए कई सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स खड़े हो जाते हैं, जो कि इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में इम्पेडिमेंट्स बनेंगे। यदि रिसेंट हिस्ट्री में देखें तो ऐसे कई सारे तख्ता पलट इंडिया के आसपास ही हुए हैं, इंडिया के नेबरहुड में हुए हैं, जो कि प्रो इंडिया से एंटी इंडिया गवर्नमेंट की साइड गए हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो जो पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई या फिर बांग्लादेश में जो हुई या फिर मालदीव्स में जो हुई, ये सारी प्रो इंडिया से एंटी इंडिया की तरफ गई। और इसके साथ यूएस की सब नेशनल डिप्लोमेसी के चलते, जहाँ पे यूएसए एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट्स को बढ़ावा देता है, उनके साथ टॉक्स करता है, एंगेज करता है और किसी भी कंट्री में इंटरनल अनरेस्ट, प्रोटेस्ट और इंटरनल एजिटेशंस को बढ़ावा देता है, जिससे कि वो नेशन परपेचुअल इंस्टेबिलिटी में रहे और इकोनॉमिकली ग्रो ना कर पाए। शायद कुछ ऐसे केसेस हमको इंडिया में भी पिछले पास्ट में देखने को मिले हैं। तो इस थर्ड पॉइंट से जो हमको समझ आता है वो ये है कि अफगानिस्तान के कंपैरिजन में, जो कि आज एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी को अपना रहा है, बांग्लादेश की आने वाली सरकारों के पास इंडिपेंडेंस नहीं होगी। वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में रहेगी जो चाहेंगे कि भारत में स्टेबिलिटी कभी ना बने। इसीलिए भारत के लिए एक ये बड़ा चैलेंज होगा कि बांग्लादेश के साथ कैसे रिलेशंस को बैलेंस किया जाए। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे, जो कि इस वीडियो का मेन मुद्दा भी है और कंक्लूडिंग पॉइंट भी होगा और इवन पिछले 3 पॉइंट्स पर बेस्ड होगा। वो ये है कि अफगानिस्तान के साथ भारत के जो पिछले 3 साल में रिलेशंस डेवलप हुए हैं, जो एंगेजमेंट्स हुई है, क्या वैसे डेवलपमेंट हमको आगे बांग्लादेश में देखने को मिलेंगे या नहीं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि तालिबान ऑर्थोडॉक्सी से मॉडरेशन की तरफ जा रहा है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको इंडिया अफगान रिलेशंस में देखने को मिलता है। ठीक उसका उल्टा बांग्लादेश में जो रजीम है, उसका डायरेक्शन मॉडरेशन से ऑर्थोडॉक्सी की तरफ जा रहा है और एक एंटी इंडिया स्टैंस ले रहा है। और इसीलिए हमको देखना होगा कि फ्यूचर में ये बांग्लादेश भारत के पर्सपेक्टिव में कैसा बिहेव करता है। इस पॉइंट में हम लोग 5 पैरामीटर्स पे बात करेंगे और हर एक पैरामीटर को लेते हुए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हर एक पैरामीटर पे जिस प्रकार पिछले 3 साल में अफगानिस्तान सरकार ने बिहेव किया है, क्या वैसा ही बिहेवियर हमको बांग्लादेशी सरकार से देखने को मिलेगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि सिक्योरिटी एक पैरामीटर है, तो अफगानिस्तान ने जो डेवलपमेंट सिक्योरिटी मैटर्स में किए हैं, वैसे डेवलपमेंट्स क्या हमको बांग्लादेश सरकार से एक्सपेक्टेड है या नहीं। यहाँ पे भी जो अजम्पशन है वो ये है कि बीएनपी और जमात इस्लामी का सरकार बनाने में एक बड़ा रोल रहेगा और जमात इस्लामी या तो ऑफिशियली या अनऑफिशियली, मोस्टली अनऑफिशियली सरकार को इन्फ्लुएंस करेगी। यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर जो हम लेंगे वो है सिक्योरिटी फ्रंट का। अफगानिस्तान की बात करें तो पिछले 3 साल में जब से तालिबान सरकार आई है, तब से उन्होंने अपनी जमीन को भारत के खिलाफ टेररिज्म के लिए यूज नहीं होने दिया है। पर बांग्लादेश के केस में ऐसे आसार नहीं दिखते हैं, क्योंकि यदि बांग्लादेश यूएसए के या फिर जमात इस्लामी के इन्फ्लुएंस में रहा, तो ये दोनों नहीं चाहते कि इंडिया में स्टेबिलिटी रहे और कहीं ना कहीं किसी प्रकार से ये भारत के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि यूएसए तो इंडिया को एक परपेचुअल इंटरनल कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में फंसाए रखना चाहता है ताकि उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा ना हो। जो दूसरा पैरामीटर है वो इनके फॉरेन पॉलिसी को लेकर है, जहां अफगानिस्तान आज एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाए हुए है, एक्सटर्नल या फिर वेस्टर्न ब्लॉक के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल फ्री है। इसलिए अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से एक स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट की जाती है, पर ये स्टेबिलिटी, ऐसी स्टेबिलिटी बांग्लादेश से एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी। अब तीसरा पैरामीटर जो है वो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के भारत के प्रति एटीट्यूड को लेकर है। तो यहाँ तो ऊपर के सारे पॉइंट से बिल्कुल क्लियर है कि अफगानिस्तान का जो भारत के प्रति एटीट्यूड है वो काफी पॉजिटिव है और इवन कई सारे स्टेटमेंट वो लोग निकालते रहते हैं भारत से एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। और वहीं पे बांग्लादेश का एटीट्यूड भारत के प्रति गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली आने वाली सरकार में यदि बीएनपी और जमात का रोल हुआ तो। चौथा पैरामीटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर है, जहां अफगानिस्तान में आज एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखती है,
बांग्लादेश में कुछ ऐसी सिचुएशन बनती नहीं दिख रही है। भले ही तालिबान के अंदर आज दो फैक्शंस क्रिएट हो गए हैं, ऑर्थोडॉक्स और मॉडरेट, पर दोनों ही फैक्शंस अपने दायरे के अंदर या फिर तालिबान के ओवरऑल फ्रेमवर्क के अंदर ही रहकर काम करते हैं, जिससे तालिबान की एक्सटर्नल स्टेबिलिटी बनी रहती है। पर ये चीज हमको जो आने वाली सरकारें बांग्लादेश में है उसमें दिखाई नहीं देती। बांग्लादेश में कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स है और वो सभी इंटरेस्ट ग्रुप्स का कोई कोएलिशन गवर्नमेंट यदि बना तो सरकार में बहुत इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। पांचवा जो पैरामीटर है वो माइनॉरिटीज को लेकर है। अब इस पैरामीटर को लेके तालिबान की जो सरकार है उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। स्पेशली तालिबान अपनी एक्सटर्नल इमेज को लेके या इंटरनेशनल लेवल पे इमेज को लेकर और अपने दूसरे नेशंस के रिलेशंस को लेकर माइनॉरिटीज के साथ कुछ अच्छा बर्ताव करना चालू कर दिया है। यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि तालिबान आज के तारीख में माइनॉरिटीज के लिए बिल्कुल खतरा नहीं है। हालांकि इस पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर बांग्लादेश में तो अभी से सिचुएशंस दिखना चालू हो गई है जहाँ पे माइनॉरिटीज के घर जला दिए जा रहे हैं, माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है और इवन यहाँ तक कि भारत के बॉर्डर पे कई सारी माइनॉरिटीज आके खड़ी है और बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि भारत के लिए अफगानिस्तान के कंपैरिजन में जो माइनॉरिटी क्राइसिस बांग्लादेश में खड़ी हुई है वो एक काफ़ी बड़ा इशू है। जहां अफगानिस्तान में इस्लामिक पॉपुलेशन लगभग 99.7% है और माइनॉरिटी पॉपुलेशन 0.3% है, जो कि कुछ हजारों में ही आती है। वहीं पे बांग्लादेश में माइनॉरिटी के पॉपुलेशन लगभग 10% के आसपास है, जो कि 1.5 to 1.7 करोड़ बनती है। यदि बांग्लादेश में इन माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन हुआ तो भारत के लिए एक बड़ा माइग्रेशन क्राइसिस खड़ा हो सकता है। अब जो ये हमारा आखिरी पॉइंट था या फिर इस वीडियो का जो मुद्दा था उसके आंसर पे आते हैं। ऊपर के सभी पैरामीटर्स को देखते हुए जहां अफगानिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन एक अपवर्ड ग्राफ में दिखाई देते हैं, वहीं पे बांग्लादेश में आने वाले टाइम में जो रिलेशन है वो एक डाउनवर्ड ग्राफ में दिखाई देंगे। हालांकि यहाँ पे ये बात कहना गलत होगा कि अफगानिस्तान के जो भारत के साथ रिलेशन है वो बांग्लादेश के कंपैरेटिव में अच्छे है या फिर बांग्लादेश के कंपैरिजन में ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे बेस लेवल ही दोनों का अलग अलग है। जहाँ अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बनाने में भारत को अभी काफ़ी टाइम लगेगा, डिप्लोमेटिक सेटअप एस्टैब्लिश करने में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि तालिबान आज भी एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पर बैकडोर चैनल से भारत सरकार कुछ हद तक उनके साथ एंगेज कर रही है। वहीं पे बांग्लादेश की जो नई सरकार आएगी, भले ही वो एंटी इंडिया रहे, उनका स्टैंस रिलेटिवली नेगेटिव रहे भारत के प्रति, पर डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट शुरुआत से ही बने रहेंगे। पर ऊपर के डिस्कशन से यही क्लियर होता है कि बांग्लादेश के साथ भारत के जो रिलेशंस थे आवामी लीग के टाइम पे, वैसे रिलेशंस शायद अब ना रहे और रीजनल लेवल पे भारत का एक बड़ा फ्रेंडली नेशन या दोस्त नेशन अपनी एक दोस्त से दुश्मन की राह पर एक या दो कदम चल चुका है। पर यहाँ पे कंक्लूसिवली हम ये भी नहीं कह सकते कि बांग्लादेश के भारत से रिलेशन खराब ही हो गए या बांग्लादेश का एटीट्यूड खराब होगा। जिस प्रकार मालदीव्स के रिलेशन इंडिया के साथ एकदम खराब होके ऊपर उठना चालू हो गए हैं, कुछ उसी प्रकार हो सकता है बांग्लादेश के साथ भी हो। पर बात जो भी हो, एक चीज तो कंफर्म है कि अगले 1 या 2 डिकेड रीजनल लेवल पे इंडिया के लिए काफी मुश्किल होंगे और इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट पे इंडिया को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।